गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेक्शन में हम पढ़ेंगे वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जहां पे हम डिफाइन करेंगे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, वेव नंबर, ये सारे एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें हम डिफिनीशन पढ़ेंगे इस सेक्शन में। दूसरा हमारा सेक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है, ठीक है। फिर होगा एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा, देन बोर्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीट, what are the main postulates, what were the successes of Bohr's atomic model and some drawbacks and shortcomings of the Bohr's atomic model, ये सब चीजें हम लोग देखा जाएगा। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। तो इस सेक्शन में देखिए बच्चों, पहले डिफाइन करते हैं वेवलेंथ क्या होता है, द लेंथ ऑफ द वेव कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और वेव ऊपर नीचे अप एंड डाउन ऐसे मूव कर रही है, ओके फाइन। तो जो अपर सेक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, यहां पे दो क्रेस्ट होगा, और जो नीचे वाला मैक्सिमम पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रफ। तो याद रखिएगा, जो दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट होते हैं, जो एक के बाद एक जो दोनों क्रेस्ट होते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को क्या कहते हैं बच्चों, लेम्डा। लेम्डा मतलब वेवलेंथ। The wavelength is defined as the distance between the two consecutive crest or the two consecutive trough। इन्हीं के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर। वेवलेंथ के बाद आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लंबाई दिख रही है आपको इतना, ये चीज हर जगह कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक वेव का कितना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। क्या कहते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब बात आती है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अगर हम मान लीजिए यहां पे खड़े हो गए, आई एम स्टैंडिंग एट द पॉइंट P, एक सेकेंड में इस पॉइंट P से कितनी वेव क्रॉस कर रही हैं, that is called frequency of the wave, और frequency is represented by nu, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। याद रखिएगा बच्चों, these are important point। सबकी यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। जैसे हमारा बल्ब जल रहा है तो बल्ब की एक पावर होती है, 100 वॉट का बल्ब है, 200 वॉट का बल्ब है, तो पावर की यूनिट क्या होती है, बल्ब। एनर्जी की जूल, ठीक है। प्रेशर का एटमॉस्फेयर, प्रेशर का और भी ढेर सारे यूनिट होते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है प्रेशर का, पास्कल होता है एक्चुअली, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा यूनिट भी पूछ देते हैं लोग, तो याद रखिएगा ऐसे बेसिक चीजें। तो नेक्स्ट टाइम इज योर व्हाट, द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि द टाइम टेकन बाय अ वेव, the time period is what, the time taken by a complete wave to cross a certain point। एक पॉइंट पे एक वेव कितने समय में क्रॉस करती है, ठीक है, जस्ट रिवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ये होता है, इट इज जस्ट लाइक ए स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम की जगह पे हम 1 सेकेंड रख दें तो 1 सेकेंड में इस स्पेसिफिक पॉइंट से एक वेव स्टार्ट किया तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, किसी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी स्पीड उसने तय किया, 5 मीटर, तो वो उसकी वेलोसिटी हो गई। तो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स। और जैसे ये वेवलेंथ है ना भैया, वेवलेंथ का जो इनवर्स होता है इसको कहते हैं हम वेव नंबर। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं हम, वेव नंबर कहते हैं। तो ये कॉमन टर्म्स हैं, दोज आर रिलेटेड टू अ वेव, दैट इज वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है, नाम से ही ये अपने आप को डिफाइन कर रहा है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। दोज रेडिएशंस which are associated with electric and magnetic components with them, those radiations are electromagnetic radiations।
तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर रेडिएशंस मूव करती हैं तो उनके जो इलेक्ट्रिक और उनके मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं दोज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विथ वन अनदर। तो वो रेज आती कौन कौन सी हैं इस कैटेगरीज में? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, आईआर रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, जिनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इसकी और सबसे कम वेवलेंथ होती है इसकी। आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का क्या होता है? अपोजिट रिलेशन होता है। तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और अदरवाइज द डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। So this is known as electromagnetic spectrum. The arrangement of these various electromagnetic radiations in the order of their increasing wavelength or decreasing frequency is called electromagnetic spectrum. That's all. आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक that is known as absorption spectrum and emission spectrum. Let's see. तो आपके सामने है टॉपिक emission spectrum and एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कभी कभी इसको एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है, बोथ आर सेम। अब देखिए, ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है ये कैसे मिलता है? जैसे मान लीजिए कि n=1 ग्राउंड स्टेट है, n=2 ये एक्साइटेड स्टेट है, दिस सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये सारे एक्साइटेड स्टेट हो गए। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो n=1 में रहता है। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलती है या कुछ हीटिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। लेकिन यहां पे कितनी देर रहता है? जस्ट 10⁻⁻8 सेकेंड। उसके बाद ये वापस आता है। जब ये वापस को ट्रेवल कर रहा होता है उस समय में अगर आप एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, so the spectrum obtained will be your emission spectrum, because from the excited state the radiations which is coming out, which is emitting out, the spectrum obtained will be called emission spectrum. Whereas absorption spectrum क्या होता है कि जैसे ये व्हाइट लाइट आ रही है, यहां पे रास्ते में आपने क्या रख दिया? एक सोल्यूशन रख दिया। अब ये व्हाइट लाइट इस सॉल्यूशन से क्रॉस करते हुए, ट्रांसमिट होते हुए जब एनालाइज होगी, ठीक है, द ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन इट विल बी एनालाइज्ड, सो यू विल फाइंड दैट दिस सॉल्यूशन हैज अब्सॉर्ब्ड अ सर्टेन पार्ट ऑफ द व्हाइट लाइट। सपोज मान लीजिए कि व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स और यहां से सॉल्यूशन से पास किया इस व्हाइट लाइट ने, और ट्रांसमिटेड लाइट को जब एनालाइज किया गया तो जो 7 कलर्स होते हैं, विबज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, वहां पे रेड कलर के सामने कोई स्पेक्ट्रम ही नहीं है, वहां पे कुछ रंग नहीं दिख रहा है। क्या मतलब हुआ? कि ये सॉल्यूशन ने वो रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। सो द डार्क स्पॉट इन द फ्रंट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर रिप्रेजेंट्स द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब आइए आते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसके बारे में हम लोग पहले भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, ये तो बस रिवीजन सेक्शन है। तो रिवीजन सेक्शन में पहले आपको बताते हैं व्हाट वर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो जो सबसे पहला पोस्टुलेट है, देयर वर 4 इंपॉर्टेंट postulates of this Bohr's atomic model. The number 1 says कि an atom consists of a small heavy positively charged nucleus in the center which is surrounded by electrons, and the electron in an atom revolve around the nucleus only in a certain selected circular path or orbit which have a fixed value of radius and energy. तो पहला जो पोस्टुलेट है वो कहता था कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रेवल करते हैं, जिनका एनर्जी, जिनका रेडियस, जिनका वॉल्यूम, सब कुछ क्या होता है? फिक्स होता है, स्पेसिफिक होता है।
दूसरा पॉस्टुलेट कहता है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए किसी ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है, दिस इज सेकंड पॉस्टुलेट आई एम गोइंग टू टेल। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, चाहे फर्स्ट ऑर्बिट में चाहे सेकंड में, तो इसके मूवमेंट से उसके एनर्जी में चेंज नहीं होता है। दिस वाज द सेकंड पॉस्टुलेट। द थर्ड पॉस्टुलेट वाज ओनली दोज ऑर्बिट्स, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट में मूव करे, नहीं भाई, गाजीपुर में हो सकता है लाखों लाखों घर होंगे, लेकिन यू आर ओनली अलाउड टू लिव इन योर ओन हाउस। वैसे ही हर इलेक्ट्रॉन का अपना हाउस होता है, उसका अपना एक ऑर्बिट होता है जिसमें वो मूव कर सकता है, ठीक है। सो द थर्ड पॉस्टुलेट टेल्स ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन दोज स्पेसिफिक ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. This was your third important point. And the last point was the energy is emitted or absorbed only when the electrons jump from one energy level to another. मान लीजिए कि डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं, 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जंप कर रहा है तो आपका एनर्जी का एमिशन होगा। इलेक्ट्रॉन यहां से अगर वहां ऊपर जा रहा है तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा तभी ऊपर जाएगा। जब वो अपने ऑर्बिट में है, अपने एनर्जी लेवल में है, तब वो एनर्जी लूज नहीं करेगा, ठीक है। दिस वाज द 4 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड इट गिवन अ फुल स्टॉप टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने कह दिया कि एक एटम स्टेबल है, क्योंकि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। So you can say that what are the success of Bohr's atomic model? You can say that Bohr's atomic model explained the stability of an atom. The Bohr's concept of atom explained successfully the atomic spectrum of hydrogen atom. जैसा कि आज के मॉर्निंग में हमने पढ़ा the Lyman series, Bauman series, Paschen bracket, Fund series. different एनर्जी लेवल होते हैं बच्चों, n equal to 1, n equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, ढेर सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ढेर सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा होता है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो जब उसको आप हीट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो जितना आपने हीट किया उसके हिसाब से वो हायर स्टेट्स में पहुंच जाता है, और पहुंच करके 10⁻⁸ सेकंड तक ऊपर रहता है, फिर वो वापस आ जाता है। तो वो वापस यहां से n equal to 4 से n equal to 3 में भी आ सकता है, n equal to 2 में भी आ सकता है, n equal to 1 में भी आ सकता है। तो याद रखिएगा, हायर एनर्जी स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन हमारे n equal to 1 में आते हैं, so the spectrum obtained, the series obtained is known as Lyman series। और अगर वो n equal to 2 में आते हैं, that is known as Balmer series। n equal to 3 में, then Paschen, n equal to 4 में, then bracket, n equal to 5 में, then Fund series। This hydrogen spectrum we discussed today in the morning in the live class, and the Bohr's atomic model was successfully explained this hydrogen spectrum। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन रही बच्चों, और लिमिटेशन सबसे बड़ी ये थी कि it was unable to explain the beautiful concept or everything of multi-electron species. Those species, those atoms which have more than one electron, he was not able to explain the behavior of them successfully. This was the drawback of Bohr's atomic model. Another thing was that कि Bohr's model of an atom was not able to give the proper explanation of the finer lines in the hydrogen spectrum. And one more drawback was कि the Bohr's theory failed to account for the effect of magnetic field on the spectrum of atom. ठीक है, that is also known as Zeeman effect. Fourth was the Bohr's theory was not able to explain the effect of electric field on the spectrum of the atom। ठीक है, so these were the famous drawbacks of Bohr's atomic model। तो यहीं तक हम लोग के इस बार के सिलेबस में है बच्चों। तो इस पॉइंट तक आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, और पॉइंट वाइज क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और कम समय में अच्छा सा आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। So all the best for your exam बच्चों, take care all of you।